नमस्ते सीएसएस फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। एंड मैं आपका होस्ट हर्षित सिंह आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको JIGL जैसे सब्जेक्ट को किस तरह से डील करना है। एंड आपका पूरा JIGL के टाइम पर अप्रोच क्या होना चाहिए, आपको प्रोसीजर आपको क्या फॉलो करना है, एंड आपको किस तरह से JIGL सब्जेक्ट को डील करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक लिस्ट बना रखी है ऑफ कोर्स। एंड उस लिस्ट के हिसाब से मैंने अपने जो JIGL के सब्जेक्ट में अब 14 चैप्टर्स हैं। उससे पहले लाइक 18 चैप्टर थे मेरे अटैम्प्ट में, दिसंबर 24 के अटैम्प्ट में। बट नाउ वो 14 चैप्टर्स तक रह गए हैं। SRA, रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प एक्ट, ये सब कुछ हटा चुके हैं। मैंने जब मैंने सिलेबस देखा तो आई वॉज रियली शॉक्ड कि इतना रिड्यूस कर दिया सिलेबस को। बट आपके जो 14 चैप्टर्स हैं ना, उनको भी मैंने यहाँ पे 4 पार्ट्स में बांटा हुआ है, ठीक है। एंड 4 पार्ट्स में कहूँगा कि उनको हम 4 सेक्टर्स कहेंगे, क्योंकि उन सेक्टर्स को अलग अलग करके मैंने डिफ़ाइन किया है। एंड अलग अलग सेक्टर्स को अलग अलग तरह से अलग अलग फ्लो में पढ़ना है आपको, ठीक है। अगर आप सेम अप्रोच से पढ़ोगे हर चैप्टर को, तो कहीं ना कहीं आपको वो एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी, आपको वो रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे जो आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर में नीडिड हैं। तो सबसे पहले हम अपने सेक्टर्स को समझ लेंगे कि किस तरह से आपको सेक्टर्स एंड चैप्टर्स को फ्लो में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेक्टर फर्स्ट की। सेक्टर फर्स्ट जो है हमारा, उसमें हमारे बेसिक चैप्टर जाते हैं। बेसिक चैप्टर यानी कि जो शुरुआत के चैप्टर्स हैं। एंड मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप JIGL का जो सब्जेक्ट है ना, उसको सबसे पहले उठाओ। एंड जो बेसिक्स वाला पोर्शन है ना, ये किसी भी अदर सब्जेक्ट से पहले आपको इस बेसिक्स वाले सब्जेक्ट को, इस बेसिक वाले पोर्शन को मास्टर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो बेसिक्स वाला पोर्शन है ना, ये बेसिक्स वाला पोर्शन आपको आगे जाके हर लॉ में, हर पर्टिकुलर चैप्टर्स में आपको फ़ायदा करेगा ही करेगा। मे इट बी सी लॉ में जो आपके इतने सारे चैप्टर्स एंड सेक्शंस हैं वो हों, या फिर आपके CFM में अप्रोचेज़ हों, या फिर उसके बाद आपको SPLL में लेबर लॉज वगैरह का जो पोर्शन है वो हो। एंड अगर आप ECIPL और मतलब पोस्ट ग्रुप में जा रहे हैं तो ECIPL, CMSL एंड टैक्स में तो बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदा करने वाली है ये चीज़। तो सबसे पहले आपको किसी भी सब्जेक्ट से पहले JIGL उठाना है। एंड JIGL में आपको ये जो पोर्शन है बेसिक्स वाला, आपको इसे मास्टर करना है। जो बेसिक्स वाला पोर्शन है हमारे पास, तो उसमें हमारे पास कौन कौन से चैप्टर हैं हम उसमें ही बात कर लेते हैं। बेसिक्स वाले पोर्शन में हमारे पास लगभग 1, 2, 3, 4 और 5 5 चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स। तो इन 5 चैप्टर्स की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले चैप्टर आता है सोर्सेज ऑफ लॉ, जो कि आपका पहला चैप्टर है। एंड उसके बाद हमारे पास आता है जो सेकंड चैप्टर है, वो है हमारे पास इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूटरीज़। एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूटरीज़ के बाद हमारे पास जो अगला चैप्टर है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज। एंड उसके बाद हमारे पास लिमिटेशन एक्ट एंड टॉर्ट्स की बात जाती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको इन चैप्टर्स को डील कैसे करना है। मैंने आपको बता तो दिया कि आपको सबसे पहले ये वाले जो बेसिक्स के चैप्टर्स हैं आपको ये उठाने हैं, लेकिन आप इन्हें डील कैसे करोगे? तो मेरे जो मानना है वो इस तरह से है कि जो आपका ये बेसिक्स वाला पोर्शन है ना, इसमें आपको डेफिनेशंस पे फोकस करना है, आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है, आपको यहाँ पे रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी नहीं करना। मैं सच बताऊँ, अगर कोई सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर सकता है ना, तो वो है कि इस चीज़ को रटे। इस चीज़ को आपको बस समझना है एंड डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करना है। दैट्स अ बेसिक थिंग जो आप यहाँ पे करोगे, जो आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा करेगा। एंड जब आप रिवीजन करने बैठोगे या फिर आप जब PYQ सॉल्व करने बैठोगे, तो आपको पक्का ये चीज़ फ़ायदा करने वाली है, रादर दैन कोई ऐसा बच्चा जो सिर्फ और सिर्फ रट्टाफिकेशन में बिलीव करता है। एंड अगर कोई ऐसा बच्चा है जो रट्टाफिकेशन में बिलीव करता है, तो आई एम सेइंग क्विट इट भाई। ये प्रोसेस इस चैप्टर में, इन चैप्टर्स में स्पेसिफिकली काम नहीं आने वाला है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पर्टिकुलर चैप्टर्स के हिसाब से। तो जो हमारा चैप्टर है सोर्सेज ऑफ लॉ, सोर्सेज ऑफ लॉ में आपको जैसे मैंने बताया डेफिनेशंस पे फोकस करना है, आपको थियोरीज पे फोकस करना है। एंड उसके बाद जो सोर्सेज हैं, जो लॉज के सोर्सेज हैं, वो किस तरह से डिराइव किए गए हैं, लॉ किस तरह से बनाई जाती हैं, आपको इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। आपने एक बार इन्हें अंडरस्टैंड कर लिया तो ये आपके साथ लॉन्ग टर्म तक रहेंगी। इवन मेरे को आज भी चीज़ें याद हैं कि सोर्सेज ऑफ लॉ में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं आती हैं। क्यों? क्योंकि मैंने उस टाइम पे फोकस किया था इन चीज़ों पे। एंड दे आर पेइंग ऑफ राइट नाउ। मैंने जैसे ये नोट्स बनाए वीडियो के लिए, तो मेरे को समझ में आ रही थी चीज़ें मैंने क्या क्या पढ़ी हैं, क्या क्या नहीं पढ़ी हुई हैं। एंड उसके बाद हम अगले चैप्टर पर जाते हैं, हमारे जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूटरीज़। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूटरीज़ जो हमारा चैप्टर है ना, ये बहुत ज़्यादा
अलग से चैप्टर है। इसमें आपको वो ऑब्वियस एंड बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं, जो आपको लगा कि यार ये तो मुझे पहले से आता है, ये मुझे पढ़ने की ज़रूरत क्या है? लेकिन आपको यहाँ पर भी फ़ोकस करना है। आप यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत टाइम दे देते हो, तो इट वुडंट बी गोइंग वेस्ट एंड वेन। क्यों? क्योंकि आपको ये चैप्टर्स आगे जाकर किसी एक्ट को अगर आप इंटरप्रेट कर रहे हो या आप किसी सेक्शन को पर्टिकुलर समझना चाहते हो पढ़ के, या आगे जाकर जो अमेंडमेंट्स आने वाली हैं, आपको जो आगे सीएस प्रोफेशन में जब आप इन एम्प्लॉयमेंट या फिर इन फॉर्म काम कर रहे होगे, तो आपको जो अमेंडमेंट्स याद करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, इंटरप्रेट करनी पड़ेंगी, तो वहाँ पर ये चीज़ फ़ायदा करने वाली है आपको ऑफ कोर्स। एंड आपको इस चैप्टर को डील करने के लिए अंडरस्टैंडिंग ओरिएंटेड माइंडसेट की ज़रूरत है। आपको मैंने जैसे बोला कि रेक्टिफिकेशन नहीं चलेगा यहाँ पर। तो हम अगले चैप्टर की बात कर लेते हैं, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज़। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज़ एक बहुत लेंथी चैप्टर है मेरे ख्याल से। अगर आप इसमें 1 पेज नोट्स बना सकते हो ना, मैंने जो अप्रोच फ़ॉलो करी थी इन बेसिक चैप्टर में, वो थी 1 पेज नोट्स थी, कि आपको एक समरी क्रक्स पेज बनाना है, जिसमें आप फ्लो चार्ट्स बनाओगे, आप उसमें छोटी-छोटी डेफिनेशन जो इम्पोर्टेंट है वो लिखोगे और स्क्रिबल आउट करिए चीज़ों को। उसके लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाने वाला हूँ कि आपको किस तरह से वो चीज़ें बनानी है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज़ का चैप्टर है ना, उसमें अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हो, तो आपको लास्ट मोमेंट पे ये नहीं लगेगा कि यार ये चैप्टर एक बहुत बड़ा चैप्टर है। आपको ये लगेगा कि यार ये चैप्टर को बस मुझे 1 पेज पढ़ना है एंड ख़त्म। एंड ये चैप्टर भी ऐसा ही है। इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा मोर ओवर आई वुड से कि 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, उससे ऊपर का कभी नहीं आया है इस चैप्टर में से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये हमारा पहला सेक्टर है, जो हमारा बेसिक चैप्टर है, जिसमें हमें अंडरस्टैंडिंग ओरिएंटेड रहना है। उसके बाद हम सेकंड अपने उस पे आ जाते हैं चैप्टर्स पे, जो कि है लिमिटेशन एंड थॉट्स। तो कोई भी एक्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि आप लिमिटेशन को फॉलो करो। लिमिटेशन एक्ट आपको एक बेसिक थोरो अंडरस्टैंडिंग दे देगा कि ये हमारा जो सिस्टम है एक्ट्स का, या लेजिस्लेटिव सिस्टम या जुडिशरी सिस्टम, ये किस तरह से काम करता है। ठीक है? लिमिटेशन एक्ट बहुत ज़्यादा ईजी कहूँगा मैं, एंड छोटा भी है, तो ऑफ कोर्स फ़ायदा करेगा। एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स भी इसी तरह का चैप्टर है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में आप सीएसीटी में पढ़ के आए हो, मेरे ख्याल से सीएसीटी में लॉ ऑफ टॉर्ट्स है। जब मैं पढ़ रहा था तब था, आई एम नॉट रियली श्योर कि अभी है या नहीं है, बट मेरे हिसाब से है। तो आपको ये भी आसान पढ़ने वाला है, एंड अगर नहीं भी है तो भी आपको चीज़ फ़ायदा करेगी ही करेगी। वो बहुत आसान है लॉ ऑफ टॉर्ट्स, अगर आप पढ़ना चाहो। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट सेक्टर पे जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेक्टर है, वो उन चैप्टर्स के बारे में है जो बहुत ज़्यादा हैवी हिटर्स हैं, जो हार्ड वर्क मांगते हैं, जो हार्ड हैं, जो बहुत ज़्यादा वास्ट हैं, जिन्हें एक बार में ग्रैब करना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। एंड आई एम इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ ऑफ कोर्स। चलो हम आगे बात करते हैं कि इन सेक्टर में क्या क्या चैप्टर्स आते हैं। तो सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, जो कि अब भारतीय सांख्य संविधान हो चुका है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसी तरह का कुछ नाम है। और उसके बाद हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर है, ये चैप्टर, एंड आर्बिट्रेशन वाला जो हमारा चैप्टर है, ये चैप्टर, ये जो 5 चैप्टर है ना, ये 5 चैप्टर आप ये मानो कि ये एक बेसिक जो एकदम कोर फंडामेंटल चीज़ें हैं ना पूरे जीएचजीएल की, वो हैं। अगर आपने इन्हें मास्टर कर लिया ना, तो 40-50 नंबर का एग्ज़ाम इसी में से आता है आउट ऑफ 135। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको इन्हें मास्टर कैसे करना है, आपको क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि ये जो चैप्टर्स हैं ना, ये बहुत ज़्यादा लेंथी हैं, लेकिन अगर आप इनको एक-एक करके निपटाओ, तो बहुत आसान पड़ेगी ये चीज़ें। अगर आप एक दिन उठाओ और लाइक 1, 2, 3 जितना भी आप कर सकते हो, 3-4 दिन में आप अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ सीपीसी पे फ़ोकस करो, कोई और चैप्टर पे फ़ोकस ही मत करो, तो 1-2-3 दिन में सीपीसी खत्म हो जाएगा। एंड सेम हमारा सीआरपीसी आर्बिट्रेशन के साथ भी चलता है एंड एविडेंस एक्ट के साथ भी चलता है। ये जो 4 चैप्टर हैं ना, ये आपको साथ-साथ में निपटाने हैं। एंड इट वुड बी गुड इफ़ आप जो मतलब मॉड्यूल में हमारे फ्लो दे रखा है, आप उसके हिसाब से करो इसे, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एंड आर्बिट्रेशन। आसान पड़ेगा, मैंने भी इसी तरह से फॉलो आउट किया था इस चीज़ को। एंड उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ज़्यादा यूनिक चैप्टर है, अगर मैं अपने आप में कहूँ। और ये चैप्टर ऐसा है कि इसमें आपको टाइम देना ही देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे बाकी के चैप्टर्स हैं ना इस कैटेगरी में, वो चैप्टर कुछ इस तरह के हैं कि अगर आप उन पे फ़ोकस करो, तो अगर आप उन पे फ़ोकस करो, तो आप उनको डील आउट कर सकते हो। आपको अगर पीवाईक्यूज़ फ़ॉलो करो आप, तो पता चल जाएगा आपको कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट, मतलब कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उसमें, कौन से नहीं है। बट कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको अलग-अलग टॉपिक से क्वेश्चन दिखेंगे, आपको हर तरह से क्वेश्चन दिखेंगे। इवन प्रिएम्बल से भी क्वेश्चन आ रखा है। बच्चों को बोला 5 नंबर के लिए प्रिएम्बल लिखो, एंड मेरे को अटेम्प्ट याद नहीं है, लेकिन मैंने इसे स्कैनर में देखा था, आई रिमेंबर दैट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको टाइम देना पड़ेगा, और आगे जाकर ये चीज़ फ़ायदा भी करेगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक सोर्स है हमारे पूरे इंडिया के सिस्टम का, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी सिस्टम का, इवन एग्जीक्यूटिव सिस्टम का भी।
तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसमें आप पार्ट्स बना सकते हो। एंड आपको मैं एक और बात बताता हूँ कि ये जितने भी चैप्टर्स हैं ना, आपको लग रहा होगा बहुत लंबे लंबे चैप्टर्स हैं, आपको इन्हें जल्द से जल्द ख़त्म करना है। आपको ये मतलब आपकी अप्रोच रहनी चाहिए कि ये जो चैप्टर्स हैं ना, ये इतने हैवी हिटर्स हैं, इतने लेंथी, इतने वास्ट हैं कि आप एक बार में ख़त्म कर दो इन्हें। आप एक बार में इन्हें ख़त्म कर दो, उसके बाद GI जेल में कुछ भी नहीं बचता भाई। GI जेल बहुत ईजी हो जाता है, एकदम लड्डू हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको इन चैप्टर को डील आउट करना है। लेकिन अगर आप इनको तोड़ तोड़ के पढ़ते हो कि यार मैंने एक हफ्ते में कॉन्स्टिट्यूशन में इतना कर लिया, इतना कर लिया, इतना कर लिया, तो मंथ्स लग जाएंगे भाई आपको। आप डील आउट नहीं कर पाओगे इन चीज़ों को। आपको इन चीज़ों को एक बार में निपटाना है, एंड यही चीज़ मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ इस चीज़ में। तो हम नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं अपनी। हमारा जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है इन्फॉर्मेशन रिलेटेड। इन्फॉर्मेशन रिलेटेड यहाँ पर हमारे पास चैप्टर आते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड IT एक्ट। इसमें आपको ज़्यादा कुछ फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें ना प्रोसीजरल बेस अपनी अप्रोच रखो कि आप अगर खुद होते, आप अगर RTI फाइल करने जाते तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती। अगर आप इस अप्रोच से इस चैप्टर को डील करोगे तो आप श्योरली इस चैप्टर को एज कर दोगे। मैंने इस तरह से इस चीज़ को समझा था, एंड आई रियली रियली लेजिट से कि मेरे को वो डिटेल्स याद नहीं है कि कितने दिन में क्या चीज़ें होती हैं, बट टिल नाउ 2 साल हो चुके हैं मेरे को ये चीज़ को पढ़े हुए, लगभग 1.5-2 साल। एंड मेरे को अभी भी याद है कि मेरे को RTI किस तरह से फाइल करनी है। मे इट बी थोरो अंडरस्टैंडिंग, बट मेरे को चीज़ें पता हैं अभी भी। एंड IT एक्ट में इतना कुछ है ही नहीं। IT एक्ट में अगर सच बताऊँ तो वो आप आराम से कर लोगे। अगर आप प्रोसीजरल या इवन अंडरस्टैंडिंग बेस भी जाते हो तो भी आप IT एक्ट को आराम से क्लियर कर लोगे। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे दूसरे चैप्टर्स पे, जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड हो जाते हैं, जो हमारे सोल प्रोप्राइटर से रिलेटेड हो जाते हैं। जो हमारे पास आता है सेक्टर D, सोल प्रोप्राइटर वाला पार्ट, जिसमें हमारे पास यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अगर सोगा ही सिलेबस में होता तो मैं सोगा को भी यहीं पर रखता, बट नहीं है तो उसे छोड़ देते हैं अब हम। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इन दोनों में ना आप एकदम ओपन माइंड से पढ़ो चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको ऑब्वियस लगेंगी इनमें, बट ऑब्वियस नहीं होती वो चीज़ें, एंड आपको यही चीज़ समझनी पड़ेगी। एंड आई वुड रिकमेंड यू टू फॉलो द अप्रोच राइटिंग नोट्स। अगर आप नोट्स राइटिंग पे फोकस करते हो स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो आपको बहुत फ़ायदा करने वाला है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको प्रोफेशनल में मिलने वाला है, एंड भयंकर मिलने वाला है, भयंकर। आप मानोगे नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोफेशनल में बहुत सारा है। आपको ड्राफ्टिंग हो या ESG हो, ESG में भी कुछ पोर्शंस हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड मेरे ख्याल से बाकी सब्जेक्ट्स में भी कुछ ना कुछ पोर्शंस हैं, या रेफरेंस तो एटलीस्ट है ही है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको मास्टर करना है, एंड उसके लिए आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे अपने हिसाब से। एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मैं मानता हूँ कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अच्छे से मास्टर कर लिया है तो नेगोशिएबल भी इतना हार्ड नहीं रह जाता है, वो भी बहुत आसान पड़ जाएगा आपके लिए। तो जो इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ, उसमें मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ जो मेरी तरफ से मेरे को इंपॉर्टेंट टिप्स लगती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है कि केस लॉस। केस लॉस एक ऐसी चीज़ है ना जो बच्चे एंड में करते हैं, एंड एंड में करने की वजह से वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है उन बच्चों को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस लॉस हैं, लाइक रम्या वर्सेस चिनिया फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एंड उसके बाद कार्लिल बॉल्स करके एक केस लॉ और है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो ये सारे बहुत सारे केस लॉज हैं, इवन मेरे को तो नाम भी अब ढंग से याद नहीं है, लेकिन बहुत सारे केस लॉज ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए बहुत सारे चैप्टर्स में। एंड मेजॉरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ही है वो चीज़। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इनमें तो एटलीस्ट इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। एंड इफ़ आर फॉलोइंग इट थ्रू आउट द मॉड्यूल एंड थ्रू आउट एवरी सब्जेक्ट, तो आपके लिए ये चीज़ एकदम मास्टर कार्ड होने वाली है, ठीक है। आपको एंड टाइम पे कोई भी चीज़ में दिक्कत नहीं आने वाली। आपको क्या करना है यहाँ पे कि आपको हर केस लॉ को उस टॉपिक के साथ पढ़ना है। जैसे मेरे पास क्या कहते हैं, अगर मैं एग्जांपल दूँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो ऑफ़र टू सेल वर्सेस सेल ऑफ़र, इस तरह से एक कंसेप्ट है जिसमें कि कार्लिल बॉल्स कंपनी करके एक एग्जांपल आता है। तो उस टाइम पर आपको वो केस लॉ को पढ़ना है। बहुत सारे टीचर्स हैं ऐसे जो उस चीज़ को उसी टाइम पे कराते हैं, एंड आई अप्रिशिएट दैट। मगर आपको अगर उन चीज़ों को बुक से अगर आप उन्हें ओवरव्यू कर लेते हो एक बार में, अगर आप उनको टीचर के पढ़ाने के बाद, या फिर आप टीचर नहीं पढ़ा रहा है, आपको खुद पढ़नी है वो चीज़, अगर आप सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट हो, तो भी आप उस चीज़ को अगर उसी मोमेंट पे जैसे आपने वो कंसेप्ट पढ़ा तो आप केस लॉज में देख लोगे और पूरा वर्ड टू वर्ड पढ़ोगे। या इवन आप जेमिनी AI
किसी भी एजेंट का यूज़ करके उसकी समरी देख लोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है आपको। एंड टाइम पे क्राइमिंग नहीं करोगे आप कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको सारे केस लॉज कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली वो चीज़ समझ में आ रखी होंगी। एंड आपका जो टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग है ना वो बहुत हाई लेवल पहुंच जाता है इस पर। ठीक है, आपको कंपनी लॉ में तो ये चीज़ बिल्कुल फॉलो करनी है, मैं आपको उस वीडियो में भी चीज़ बताऊँगा ही बताऊँगा। देन हम बात कर लेते हैं राइटिंग प्रैक्टिस की। तो हर कोई रिकमेंड करता है आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। एंड आई वुड से दैट मैंने राइटिंग प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करी थी। लेकिन देयर इज़ अ कैच, मेरी इंग्लिश शुरुआत से ही बहुत अच्छी रही है। मैं बचपन से ही इंग्लिश में बहुत अच्छा रहा हूँ। एंड इवन टुडे मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा फ्लुएंट है, मैं ये मानता हूँ, एज़ कम्पेयर टू माई पीयर्स एंड एज़ कम्पेयर टू माई फ्रेंड्स जो मेरे लोकेलिटी में रहते हैं एटलीस्ट। एंड इफ़ आई एम सेइंग दैट मैं भाई सेंट्रल दिल्ली में जाकर इंग्लिश बोलूँगा और चीज़ होऊँगा, नहीं, मैं अब इतना भी अच्छा नहीं हूँ। बट या मेरी जो इंग्लिश है दैट्स वेरी फ्लुएंट इफ़ आई वुड से दैट। एंड अगर मैं उसे ऑन पेपर लिखना चाहूँ तो या मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है अगर ऑन पेपर की मैं बात करूँ। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी कब है। मैंने सच बताऊँ तो राइटिंग प्रैक्टिस के लिए कुछ भी चीज़ नहीं करी थी। मैंने सिर्फ और सिर्फ अंकुश सर का एक मैराथन चला था उस मूवमेंट पे जो मैंने देखा था। एंड उस मैराथन में उन्होंने बताया था कि आपको किस तरह से मतलब आंसर राइटिंग करनी है। सबसे पहले प्रोविज़न लिखो, फिर उसके बाद प्रोविज़न को एक्सप्लेन करो, देन उसके बाद केस लॉज है तो केस लॉज लिखो, फैक्ट्स ऑफ द केस लिखो, कंक्लूजन लिखो। मैंने बस वो फॉर्मेट देखा था एंड आई वाज हेडिंग टुवर्ड्स द एग्ज़ाम हॉल। मेरी गलती भी थी वो, ऑफ कोर्स अगर मैं उसे अच्छे से करता तो मैं बहुत अच्छे मार्क्स ला सकता था आई बिलीव। बट मैंने नहीं करी एंड आई एम ओके विद दैट क्योंकि मैं पास हो चुका हूँ, मेरे को रिग्रेट नहीं है उस चीज़ का बिल्कुल भी अब। आई वुड रिकमेंड यू कि अगर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस कमज़ोर है या फिर आपको लिखना नहीं आता ढंग से या फिर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है या फिर आप फ्लुएंट इंग्लिश विद पंक्चुएशंस, याद करना, विथ पंक्चुएशंस अगर आप नहीं लिख पाते हो तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। एटलीस्ट आप हफ्ते में एक बार संडे के दिन आप 2-4 आंसर लिख लो, बहुत हो जाता है। ठीक है। एंड जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो इसी पे काम करती है। नेक्स्ट टिप हमारी ये है कि आपको जो चैप्टर्स आप कंप्लीट करते हो ना जिस तरह से, तो चैप्टर्स के एंड में क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस आपको उसी टाइम पे फॉलो करने हैं, उसी टाइम पे उन्हें सॉल्व करना है। एंड राइटिंग प्रैक्टिस में अगर आप उन्हें कर लेते हो ना भाई मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, जो क्वेश्चंस है ना किसी किसी चैप्टर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, किसी किसी चैप्टर में आपको चैप्टर्स के बीच में दिखेंगे एंड मोस्टली वो डिस्क्रिप्टिव भी होते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इलस्ट्रेशंस एंड ये जो पी वाई क्यूज़ और क्या कहते हैं चैप्टर के एंड में क्वेश्चन हैं आप साथ ही साथ करो, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो हमारा सेक्टर बी की लिस्ट है ना, सी आर पी सी, सी पी सी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें तो आप एटलीस्ट पी वाई क्यूज़ करो, इसमें तो आप एटलीस्ट क्वेश्चन आंसर करो, इसमें तो आप एटलीस्ट जो ग्रीन बॉक्सेस होते हैं ना उनको फॉलो करो भाई, वो बहुत काम आते हैं। ग्रीन बॉक्सेस को कभी इग्नोर नहीं करना, वो क्वेश्चन में आ जाते हैं। बहुत बार देखा है मैंने, बहुत पी वाई क्यूज़ में देखा है, मेरे अटैम्प्ट में भी बहुत बार आ रखे हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उन्हें पढ़ के जाओ एंड याद करके जाओ। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट मंथली रिवीजन। मंथली रिवीजन एक ऐसा चीज़ है जो पता सबको होता है लेकिन करता कोई भी नहीं है। रिवीजन एक बहुत ही, मैं ये कहूँगा कि डिफ़िकल्ट नहीं है रिवीजन किसी भी तरह से, बट इट्स एन आर्ट। अगर आप रिवीजन की आर्ट को मास्टर कर लेते हो ना तो आपका रिटेंशन बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, ये मेरे को मतलब कॉमन प्रॉब्लम भी लगती है हर बच्चे की कि रिटेंशन नहीं हो पा रहा, रिटेंशन नहीं हो रहा, चीज़ें समझ में नहीं आ रही। तो आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी और आपको चीज़ें याद भी होंगी, लेकिन आप अप्रोच क्या कर रहे हो। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो मैंने देखे हैं ना वो ये करते हैं कि लेक्चर देख लिया, ख़त्म किया एंड लैपटॉप क्लोज करके बंद कर दिया। ये चीज़ नहीं करनी होती भाई। आप कोई मूवी देखते हो, आपको मूवी की स्क्रिप्ट अगले दिन याद नहीं रहती है। आप कैसे सोच रहे हो कि आपको वो चीज़ पूरी याद होने वाली है जिसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। मूवी में तो फिर भी आपको इंटरेस्ट रहता है। तो मेरा मानना ये है कि आप जब उस चीज़ को पढ़ रहे हो, आप जब उस चीज़ को लेक्चर में देख रहे हो, साथ ही साथ आप उसके बाद में मॉड्यूल में अंडरलाइन करो चीज़ को या टीचर्स के नोट से गो थ्रू करो। जो मैं अप्रोच करता था वो ये था कि सबसे पहले मैंने रिवीजन लेक्चर्स देखे क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी वाला स्टूडेंट था। एंड उसके बाद मैंने रिवीजन लेक्चर्स मैराथन से उस चीज़ को कवर करने के बाद मैंने मॉड्यूल उठाई। मॉड्यूल में मैंने अंडरलाइनिंग करी चीज़ों की, मैंने उसमें खुद से नोट्स बनाए। मैंने अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स हर बार बनाए हैं, हर अटैम्प्ट में, हर सब्जेक्ट में, हर टाइम मैंने बनाए हैं। मैंने कोई भी नोट्स को बोरो नहीं किया। एंड मैं सच बताऊँ तो नोट्स बोरो करना बहुत बेकार आदत है, बहुत बेकार आदत। आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं सच बताऊँ लॉन्ग टर्म में ना जो बच्चा खुद के नोट्स बना सकता है ना वही विन करेगा। क्योंकि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आपको हार्डवेयर यूज़ करना ही पड़ेगा। जो भी बच्चे ऐसे हैं ना जो ये कहते हैं कि हम एग्ज़ाम में जाकर ब्लैंक हो जाते हैं, उनका मेन दिक्कत यही है भाई, तुम नोट्स को बोरो कर रहे हो। नोट्स को बोरो करना मैं रिकमेंड नहीं करता बिल्कुल भी, बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता मैं। ईज़ी वे मेरे को पसंद नहीं, क्योंकि ईज़ी वे से रिज़ल्ट आपको मिलेगा ही नहीं कभी।
ठीक है। लक होता है कभी कभी फैक्टर, या जो बच्चे ऐसे होते हैं ना जो नोट्स भी बोरो करते हैं, जो पास हो जाते हैं, उनका ये होता है कि वो राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से। उन्होंने अगर नोट्स बनाने में ध्यान नहीं दिया ना, तो वो राइटिंग प्रैक्टिस में अपना 10/10 देते हैं भाई। वो क्वेश्चन सॉल्विंग में अपना 10/10 देते हैं, तो उनका कंपनसेट हो जाता है वहाँ पर, उनकी चीज़ें सारी रिवाइज हो जाती हैं, वो सारी चीज़ों को उस टाइम पे लिख लेते हैं, और लिख कर ही चीज़ें याद की जाती हैं। मैं सच बताऊँ तो अगर आप सोच रहे हो कि आप लेक्चर सुन सुन के याद कर लोगे, नहीं। हर टीचर आपको यही बताएगा कि आपको लिखना पड़ेगा, एंड लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा। उसके बाद में बात कर लेता हूँ जो चीज़ें मैंने बच्चों से सुनी हैं, जो चीज़ें मैंने अपने मतलब जिनको मैंने गाइड किया उनसे सुनी है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है केस लॉस, कि केस लॉस से कैसे डील करनी है, एंड मैंने केस लॉस से किस तरह से डील करी थी। टू बी ऑनेस्ट, मैंने केस लॉस ढंग से याद भी नहीं करे थे, एंड मैंने केस लॉस को बस पढ़ कर गया था। मेरे को बेसिक अंडरस्टैंडिंग था कि हाँ, ये केस लॉस का ये मतलब है, एंड अगर इस टॉपिक से चीज़ आई तो मैं एज़ पर द रेलेवेंट केस लॉ लिख दूंगा यहाँ पर, और बात खत्म कर दूंगा। 1 नंबर कटेगा, आधा नंबर कटेगा, बट मेरे को आंसर तो एट द एंड ऑफ द डे सही मिलेगा ना। 5 में से 3 नंबर ही अगर मैं पुल आउट कर सकता हूँ तो बहुत बढ़िया चीज़ कर रहा हूँ मैं। रेदर देन मैं चीज़ को ब्लैंक कर दूँ। तो आई वुड से कि अमेंडमेंट्स एंड केस लॉज आपको क्या करना है कि आपको एक शीट बनानी है, ठीक है। अगर मेरे को शीट मिलती है तो मैं आपको मतलब फ़ोटो डाल दूंगा उस चीज़ का। आपको एक शीट बनानी है पेपर की, एंड उस पर आपको लाइक जितना छोटा हो सके एंड जितना कंसाइज हो सके उतना लिखना है। उसमें जितने भी आपको रेलिवेंट केस लॉज लगते हैं ना, जो आपको खुद लगते हैं, आपकी गट फीलिंग, ऑलवेज गो विद योर गट फीलिंग। मेरी गट फीलिंग में सच बताऊँ तो एग्जाम में बहुत फ़ायदा करती है मेरे को, कि मेरे को लगता है ना कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये टॉपिक आएगा ही आएगा, तो देर इज़ अ 20% चांस कि वो चीज़ आ जाती है एग्ज़ाम में। अगर अभी एग्ज़ाम में नहीं आई तो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में वो चीज़ आ रखी है, लाइक 1-2 अटैम्प्ट पहले ही वो चीज़, मतलब गट फीलिंग को आपको भरोसा करना है भाई, गट फीलिंग बहुत सही चीज़ है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है कि उस गट फीलिंग को फॉलो करके आपको केस लॉस देखनी है। केस लॉस को उन चीज़ों पे लिखना है, उस पेज पे लिखना है। एंड साथ के साथ में जो हमारा चैप्टर 3rd या 4th है, जिसमें हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस के बारे में बात करी गई है, या फिर इंटरप्रिटेशन की बात करी गई है, मेरे को याद नहीं, उसमें लीगल मैक्सिम की बात आती है। लीगल मैक्सिम मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पढ़ के जाओ एटलीस्ट। एंड जो भी इम्पोर्टेंट है ना, जैसे नॉन एग्जीक्यूजात करके एक लीगल मैक्सिम है, और नेचुरल जस्टिस के ऊपर भी लीगल मैक्सिम है, एंड थियोरीज एंड प्रिंसिपल्स हैं, जो डॉक्ट्रिन्स हैं, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन वगैरह, नेचुरल जस्टिस की कंसेंसस ग्रैनियस करके एक और मेरे को याद आ रही है इस मोमेंट पे। तो आपको वो सारी चीज़ें एक पेज पे लिखनी है। मेड भी डिफरेंट पेज फ्रॉम केस लॉ, या फिर सेम लिख सकते हो, सेम लिख दो। और आपको क्या करना है कि आपको अपने डेस्क पे जहाँ आप पढ़ने बैठ रहे हो, आपको वहाँ पर उसे चिपका देना है, ठीक है, सफिक्स कर देना है आपको उस चीज़ को। बहुत फ़ायदा करेगी आपको, लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा करेगी। आप अगर हफ्ते में एक बार भी वो चीज़ को रीड आउट कर रहे हो ना, तो आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा करने वाली है वो चीज़। इस चीज़ पे मेरे पे भरोसा करो, ये ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है, मैंने ये चीज़ को किया है, एंड बहुत फ़ायदा करती है ये चीज़ को। मतलब उसके बाद मैं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम के पास आऊँ, तो रिटेंशन। जैसे मैंने रिटेंशन बोला कि आपको लिखनी पड़ेंगी चीज़ें, तो आपको तभी समझ में आएंगी। अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन दोनों साथ साथ चलती हैं। अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते हो तो आपको ऑफ कोर्स रिटेंशन में दिक्कत नहीं आएगी, मेरा ये मानना है। एंड उसके बाद लैक ऑफ गाइडेंस मैं कहूँगा, लैक ऑफ गाइडेंस के लिए सब्सक्राइब करो मेरे चैनल। मैं कोशिश करूँगा आपको हर चीज़ में गाइड करने की। और अगर किसी और की कोई और भी प्रॉब्लम है तो इस कमेंट सेक्शन में आप डाल देना। मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो जो होगी मेरी इसी लॉ की, मैं उसमें उस चीज़ को उठाऊँ और उस चीज़ में उसके बारे में बात करूँ। एंड या और भी बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं इस कंप्लीट गाइडेंस सीरीज़ के बाद। हाँ, मैंने नाम नहीं बताया होगा अगर इस सीरीज़ का, तो मैं शुरुआत में शायद डाल चुका हूँ इस चीज़ को। तो अगर कोई और दिक्कत हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, और कमेंट में मैं कोशिश करूँगा कि आपका रिप्लाई दे सकूँ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। थैंक यू फॉर स्टेइंग फॉर दिस फार। सायोनारा।